हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेज पर। तो आज अपन एक सीरीज और स्टार्ट करें 10th क्लास साइंस की सीरीज। तो इसमें आज सबसे पहले चैप्टर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले अपन रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है वो देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को एक छोटे शब्द रूप में लिखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समीकरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट अपनी बुक में 10th क्लास की बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। फर्स्ट दे रखा है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जैसे जीवाणु की अपने वायु में जीवाणु की उपस्थिति होती है, तो वो जीवाणु दूध को क्या कर देते हैं? अम्लीय कर देते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि जीवाणु की उपस्थिति के कारण, बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण जीवाणु की उपस्थिति से दूध अम्लीय हो जाता है। दूध अम्लीय हो जाता है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि दूध फट जाता है। फिर सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या है? लोहे का तवा या तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, तो सीधा सा अपन लिख सकते हैं कि लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ देना। लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ देना। तो इसके साथ क्या होता है? यह वायुमंडल में उपस्थित लोहा या फेरम वायुमंडल में उपस्थित O2 व H2O से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? अपने ऊपर जंग का निर्माण कर लेता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जब लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ दिया जाता है तो O2 व जल की उपस्थिति में जंग का निर्माण कर लेता है। जंग का निर्माण करता है। अब अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का किण्वन होना। अंगूर का किण्वन होना। अब ये जो किण्वन ये अवायवीय श्वसन से संबंधित है। अवायवीय श्वसन से संबंधित यानी हमारे में वायवीय श्वसन पाया जाता है। वायवीय श्वसन का मतलब हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अंगूर में यीस्ट जैसा जीवाणु पाया जाता है, जिसको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। तो यह किण्वन के दौरान एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। अब अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है भोजन को पकाया जाता है। भोजन को पकाया जाता है। इसमें अपन क्या देखते हैं कि अपन भोजन को हीट देकर या गर्म करके पकाते हैं। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जो भी हम भोजन खाते हैं तो क्या लिखेंगे इधर? शरीर
भोजन को पचा लेता है। पाचन के अंतर्गत होता है क्या है कि अपन जो भी भोजन खाते हैं उस पर कुछ रासायनिक एंजाइम क्रिया करके उस भोजन का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। यह एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। हम श्वास लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि अपन श्वास लेते हैं तो अपने शरीर में उपस्थित ग्लूकोज वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर देती है, ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करती है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। लिख देते हैं हम श्वास लेते हैं। अब देखो इन दोनों के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इन तीनों के लिए लिख सकते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। स्क्रीनशॉट ले इसका। अब अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ एक दूसरे से क्रिया करके नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हो गया। और रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे अपन, कि रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखना यानी छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो देखो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अवयव को उनके प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है। यह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो लिख सकते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अवयवों को इनके प्रतीकों से लिखा जाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। हो गया। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण की परिभाषा हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अपने बुक में दे रखा है कि आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्लास 9th में आपने पढ़ा था। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। हेडिंग लगा देते हैं भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, हम किसी भी वस्तु में या फिर किसी भी
प्रकार का कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए अपने को किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है, और वह परिवर्तन करने वाली चीज ही परिवर्तन कारक कहलाती है। जैसे हम जल को अगर बर्फ में बदलना चाहे तो अपने को लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर परिवर्तन कारक क्या है? तापमान। अब हमने जल से बर्फ बना ली। जल से बर्फ बनाने के बाद यदि बर्फ का तापमान पुनः 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया जाता है तो बर्फ पुनः जल में बदल जाती है। तो हमने देखा कि जब हमने तापमान को कम या अधिक किया या फिर परिवर्तन कारक को परिवर्तित किया तो उसकी अवस्था बदल जाती है। तो अपन सीधा सा बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं कि यदि परिवर्तन से परिवर्तन कारक हटा दिया जाता है तो पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे परिवर्तन जिनमें से यदि परिवर्तन कारक हटा दिया जाता है तो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अवस्था में आ जाता है। और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनसे प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जल से हमने बर्फ बनाई और बर्फ से पुनः अपन जल बना सकते हैं। आप देखते हैं कि जब बर्फ पिघलती है तो जल पुनः वापस बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिया जल। अब जल के दो रूप और बन सकते हैं, एक तो ठोस और एक भाप। अब यदि अपन जल से भाप बनाए तो अपने को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये तीर का निशान ऊपर जा रहा है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। और यदि अपन जल से ठोस यानी बर्फ बनाना चाहे तो उसके लिए अपने को 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये एरो का निशान नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है? ये कम 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम की आवश्यकता होती है। अब यदि अपन इसको उल्टा करना चाहे, जैसे ठोस या फिर बर्फ से पुनः जल बनाना चाहे तो अपने को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए होता है। तो बर्फ से अपने को क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है। अब यदि भाप को पुनः जल में बदलना चाहे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये हो गया अपना भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के लिए एक बार और बता देता हूं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें प्रारंभिक पदार्थ की पुनः प्राप्ति की जा सकती है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे एक कागज को अपन ने मोड़ लिया तो कागज को मोड़ने के बाद अपन उसको पुनः सीधा कर सकते हैं, ये एक भौतिक परिवर्तन ही होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले। अब अपन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट अपने पास है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए अपन क्या बोलेंगे कि वे परिवर्तन जिनमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और प्रारंभिक पदार्थ की पुनः प्राप्ति नहीं होती, तो वे परिवर्तन
वे परिवर्तन जिसके दौरान एक नए पदार्थ और उस नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद, एक नए पदार्थ उत्पाद की प्राप्ति होती है, क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। हो गया। रासायनिक परिवर्तन यानी वे परिवर्तन जिसके दौरान एक नए पदार्थ यानी उत्पाद की प्राप्ति होती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे दूध का फटना, हम देखते हैं जैसे दूध का फटना या फिर दूध से दही बनना, एक नया उत्पाद, दूध से एक नया उत्पाद बन गया दही, लेकिन दही से अपन पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे कागज का जलना, कागज के जलने के दौरान क्या होता है, अपने पास अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और जला हुआ कार्बन प्राप्त होता है, तो अपन उससे पुनः कागज को नहीं बना सकते। तो देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब आपको याद भी होगा कि दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, दूध से दही बनाता है। स्क्रीनशॉट ले इतने का। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपने बुक में दे रखा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें ये लाइन दे रखी है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ यानी उत्पाद की अपने को प्राप्ति होती है। तो रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी कई चेंजेस होते हैं, और भी कई परिवर्तन होते हैं, जैसे रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। तो चलिए क्रियाकलाप 1.1 देखते हैं। क्रियाकलाप 1.1 क्रियाकलाप 1.1। चलिए इसमें क्या किया है, इसने एक रिबन लेता है, मैग्नीशियम का रिबन लेता है, मैग्नीशियम का रिबन। फिर सेकंड बात इसने कही है कि मैग्नीशियम के रिबन को अपन रेगमाल की सहायता से अच्छे से साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि क्योंकि उस पर कई प्रकार की अशुद्धियां या फिर धातु ऑक्साइड जमा हो जाता है। इसके अलावा इसे अपने को क्या करना है, एक मोमबत्ती ले लो या फिर जैसे हमने ले ली एक मोमबत्ती, हमने क्या ले ली, एक मोमबत्ती, और ये मैग्नीशियम का क्या हो गया, रिबन। रिबन को क्या करेंगे अपन, चिमटे की सहायता से पकड़ लेंगे। रिबन को चिमटे की सहायता से पकड़ लेंगे ताकि जब अपन इसको मोमबत्ती की सहायता से जलाए, जब मैग्नीशियम के रिबन को मोमबत्ती की सहायता से जलाए तो अपना हाथ ना जले। तो ये क्या है, चिमटा, और ये क्या है, मोमबत्ती। हो गया। अब अपन देखते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को मोमबत्ती की ज्वाला में ले जाया जाता है तथा उसको जलाया जाता है तो अपने को एक पदार्थ की प्राप्ति होती है, राख जैसे पदार्थ की प्राप्ति होती है। और वो राख जैसा पदार्थ क्या है, राख जैसा पदार्थ अपने को प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको क्या बोलोगे आप, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को प्राप्त होता है। तो अब आइए ये देखते हैं अपन कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को प्राप्त कैसे होता है। स्टार्टिंग में क्रियाकलाप के अनुसार हमने क्या लिया, मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का रिबन। अभी हम यह देखते हैं कि अपने को जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है ये कैसे होता है। तो हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, मैग्नीशियम, क्या लिया था, मैग्नीशियम, हमने लिया था मैग्नीशियम। और इसकी अभिक्रिया, इसने अभिक्रिया किसके साथ की थी, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 के साथ, मैग्नीशियम O2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया था। हो गया। अब इसके अलावा अपन नेक्स्ट अपने बुक में से देखते हैं क्रियाकलाप को। क्रियाकलाप में क्या क्या दे रखा अपने को। क्रियाकलाप 1.1 इसमें सबसे पहले दे रखे सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहले तो उचित होगा। अब ये चश्मा पहनने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अपन जब मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो उससे कई प्रकार की गैसें रिलीज होती है जो अपनी आंखों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है और उसे रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। रेगमाल से रगड़कर साफ करने का कारण, क्योंकि मैग्नीशियम पर कई प्रकार की अशुद्धियां जमा होती है जो उसको दहन में बाधा डालती है, यानी उसका अच्छे से दहन नहीं होने देती। और इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या फिर बर्नर पर क्या करना है, अपने को जलाना है। चिमटे से पकड़ने का कारण तो आप जान गए होंगे कि जब रिबन जलेगा तो अपने हाथ को कोई नुकसान ना हो। और इसके दहन के दौरान बने राख को वॉच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए। वॉच गिलास एक प्रकार की कांच की कटोरी होती है, उसमें क्या कर लेते हैं, इसके दहन से बने राख को इकट्ठा कर लेते हैं। और मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। इसका अभी मैंने पीछे कारण बताया था, आंखों पर चश्मा पहनना तथा आंखों को इससे दूर रखना। इन दोनों का कारण एक ही है कि इससे कई प्रकार की गैसें मुक्त होती है जो अपनी आंखों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। आपने क्या परीक्षण किया, आपने क्या देखा, तो देखते हैं एक बार हमने क्या क्या देखा। जब रिबन को मोमबत्ती या फिर बर्नर पर जलाया जाता है, मोमबत्ती या फिर बर्नर पर जलाया जाता है तो क्या होता है, यह रिबन श्वेत यानी चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। इसके अलावा इसके जलने के दौरान अपने को जिस राख की प्राप्ति हुई वह श्वेत चूर्ण के रूप में होता है। तो देखो आपने देखा कि मैग्नीशियम चमकदार श्वेत लोह के साथ जलता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। और इस चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है या रासायनिक नाम है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर MgO। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ये लो, इसमें जो अभी लाइन गई कि मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संयोग से ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब चलिए क्रियाकलाप 1.2 देखते हैं। अपने को दे रखा है क्रियाकलाप 1.2। हम क्या करेंगे, अब क्रियाकलाप तो लिख लेंगे इधर कि क्रियाकलाप में अपने को क्या क्या करना होता है, और प्रेक्षण लिख लेंगे इधर। बोर्ड के 2 पोर्शन कर दिए, एक पोर्शन में तो क्रियाकलाप और सेकंड पोर्शन में क्रियाकलाप के दौरान किया गया प्रेक्षण। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा, फर्स्ट लाइन दे रखी है, एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड को अपन सीसा भी बोलते हैं। तो देखो इसने दे रखा, एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए।
ये लेड होता है, इसका प्रतीक होता है पीपी, कैपिटल बी, कैपिटल पी और स्मॉल बी, ये इसका प्रतीक होता है। और जब अपन बात करें किसकी, लेड नाइट्रेट की, तो लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। इसमें ये एक लाइन कही, इसके अनुसार हमने कर लिया। इसके अलावा उसने कहा इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड, तो सेकंड इसमें पोटेशियम आयोडाइड, जो के प्रतीक होता है वो पोटेशियम का होता है और आई आयोडीन का, तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है। फिर नेक्स्ट देर का आपने क्या परीक्षण किया, तो चलिए परीक्षण में आते हैं। ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसका नाम लिख लेते हैं अपन, है ना, पोटेशियम आयोडाइड। अब अपन चलते हैं परीक्षण में। तो परीक्षण में अपन क्या देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया करवा के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया था, उसी प्रकार हम इधर लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं, हाँ एक चीज और, जब ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में मिलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होनी है, तो लिख लेते हैं अपन PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अपने को लेड आयोडाइड प्राप्त होगा, एक तो लेड आयोडाइड PbI2, एक तो लेड आयोडाइड प्राप्त होगा और एक पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये जो NO3 है इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रेट, है ना, तो सीधा से याद हो जाएगा ना अपने को कि इसको तो नाइट्रेट बोलते हैं और इसको पोटेशियम बोलते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट, और ये आयोडीन आयोडाइड और ये लेड, तो लेड आयोडाइड। अब इस समीकरण को अपन संतुलित करके लिख देते हैं बाहर, है ना, ये हो गया इधर 2KNO3 और ये इधर 2Ki हो गया। अब अपन एक चीज ये देखते हैं कि जब ये प्रारंभ में कैसा होता है रंग, इसका रंग प्रारंभ में श्वेत होता है, कैसा होता है, श्वेत। और जब यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, जब यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो अपने को पीला रंग प्राप्त होता है। कैसा रंग प्राप्त होता है, पीला रंग। तो एक चीज यहाँ पर नोट करना कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, ये नोट कर लेना अभी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये क्रियाकलाप 1.2 का मतलब इतना ही था कि हमें यह बताना चाह रहा था कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसके दौरान रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। यानी जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा और इस अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। स्क्रीनशॉट ले इसका। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रियाकलाप 1.3। सेम उसी प्रकार करेंगे कि क्रियाकलाप के जो भी अपने को चरण दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं, वो इस पोर्शन में कर लेते हैं और जो भी परीक्षण अपने को प्राप्त होंगे वो इस पोर्शन में कर लेंगे। तो इसने कहा है एक शंकुआकार फ्लास्क या फिर परत नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। तो इसके अनुसार अपन ने लिख दिया इधर कि एक परत नली में कुछ दानेदार जिंक लेते हैं। अब यहाँ पर अपन एक फ्लास्क का डायग्राम भी बना लेते हैं। हो गया। अब इसमें अपन ने क्या कहा कि दानेदार जिंक ले लेते हैं, तो ये कुछ दानेदार जिंक ले लिया। इसको अपन ने यहां लिख दिया कि दानेदार जिंक या फिर ZN।
फिर जो नेक्स्ट स्टेप दे रखा है वो क्या है इसमें, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। इसमें तनु, तनु का मतलब होता है कि कम सांद्र या फिर उसकी जो भी पावर है वो क्या होनी चाहिए, कम, एसिड की पावर क्या होनी चाहिए, कम। तो इसमें तनु HCl या फिर H2SO4 दोनों में से एक मिलाना है। HCl को क्या बोला जाता है, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसमें तनु HCl या फिर H2SO4 मिला देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, सावधानी दे रखी है इसमें पहले कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, क्योंकि जो अम्ल होता है वो दहनशील होता है, यानी अपने को जला सकता है या फिर त्वचा पर कई प्रकार से मतलब जलन उत्पन्न कर सकता है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता है, ये तो परीक्षण में आ गया, तो इसकी चर्चा अपन इधर करेंगे। और शंकुआकार फ्लास्क या फिर परख नली को स्पर्श करके देखिए क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होता है। चलिए ये भी देखते हैं। तो जब हमने इसमें तनु HCl या फिर तनु H2SO4 मिलाया, तो यहां लिख देते हैं H2SO4 या फिर HCl मिलाते हैं। तो जब ये H2SO4 एसिड यानी और HCl एसिड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है तथा जिंक लवण का निर्माण होता है। तो यहां देखो, जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो इसके पास छोटे छोटे बबल होंगे, छोटे छोटे बुलबुले होंगे, और ये बुलबुले किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। और इसके अलावा और H2SO4 या फिर HCl डालकर हम इस फ्लास्क को क्या कर देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे, और यहां बीच में क्या लगा देंगे, एक छोटी नली, और इसको भी हम कोक की सहायता से जोड़ लेंगे, या फिर इसको ओपन रहने दो। और अब आप देखते हो कि जब ये बुलबुले, वायु के बुलबुले जल में होते हैं तो आराम से ऊपर आ जाते हैं। तो यहां पर कौन सी गैस जमा हो जाएगी, H2 गैस, H2 गैस जमा हो जाएगी। अब इसने ये क्वेश्चन पूछा कि आपको जिंक के दानों के आसपास क्या दिखाई दे रहा है, तो हमने लिख दिया कि H2 गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली चीज अपन इधर भी लिख देते हैं कि जिंक के दानों के पास H2 गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ये कि जिंक के दानों के पास अपने को H2 गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। अब इसके अलावा शंकुआकार फ्लास्क या फिर परख नली को स्पर्श करके देखिए क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होता है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जब फ्लास्क के हम हाथ लगाकर देखते हैं तो अपने को ये गर्म फील होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके तापमान में भी परिवर्तन होता है। फ्लास्क के तापमान में परिवर्तन होता है और यह गर्म हो जाता है, और यह गर्म हो जाता है। बस इतना ही पूछा इसने। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या है
कि एक तो गैस का निर्माण होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का निर्माण होता है, गैस का निर्माण। और नेक्स्ट तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। और जब हमने क्रियाकलाप 1.2 की बात की थी, ये तो क्रियाकलाप 1.3 से आए हैं, और क्रियाकलाप 1.2 की बात की थी तो वहां पर क्या हो रहा था, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ये था 1.2 का। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अपन ने जिंक कैसा लिया था, सॉलिड फॉर्म में यानी ठोस रूप में, और जो H2SO4 या फिर जो HCl है ये किस रूप में लिया था, लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव्य रूप में। और जब ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, हमने तो लिया था द्रव्य और ठोस, लेकिन अपने को प्राप्त क्या हुई, गैस, तो हम ये भी बोल सकते हैं क्रियाकलाप 1.3 वाले पोर्शन में कि अवस्था परिवर्तन भी होता है, अवस्था परिवर्तन भी, अवस्था परिवर्तन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इतने का एक बार। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फर्स्ट देर का अवस्था में परिवर्तन, हमने देख लिया कि अवस्था में परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट देर का रंग में परिवर्तन, ये क्रियाकलाप 1.2 में हमने देखा था कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ये प्रारंभ में श्वेत होते हैं और लास्ट में जो अपने को उत्पाद प्राप्त होते हैं लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड, और वो पीले रंग के प्राप्त होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, रंग में भी परिवर्तन होता है। फिर आगे देगा गैस का निकास या फिर उत्सर्जन, गैस का निकास हो रहा था ना, गैस का निकास हो रहा था। हमने देख लिया कि गैस का निकास हो रहा था। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक देगा तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन हो रहा था कैसे, जब हमने फ्लास्क को हाथ लगाकर देखा था तो फ्लास्क के तापमान में परिवर्तन हुआ था और यह अपने को गर्म में लगा था। अब इसके अलावा नेक्स्ट देगा यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है, जैसे अपन किसी लोहे की वस्तु को बाहर खुला छोड़ देते हैं तो वह जल तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर फेरिक ऑक्साइड यानी जंग का निर्माण कर लेती है। इसके अलावा हम जो पाचन करते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। और भी कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मुख्यतः हम रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखकर रासायनिक समीकरण, एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की इससे पहले हमने जो डेफिनेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अवयवों को उनके प्रतीकों से दर्शाया जाता है। और यह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर छोटी सी बात कर लेते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सबसे पहले इसी का क्रियाकलाप क्या था कि हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम प्लस क्या लिया था, ऑक्सीजन। और अपने को प्राप्त क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब एक चीज देखो, हमने प्रतीकों से नहीं लिखा, उसको नाम से लिख दिया, अभिक्रिया को नाम से लिख दिया, तो ये क्या है, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। अब यदि इसी अभिक्रिया को हम अगर इनके प्रतीकों के रूप में लिखे, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन गैस का O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, Mg प्लस O2 एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गया, ये हो गया अपने पास रासायनिक समीकरण। हो गया। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो अभिक्रिया पूर्ण होने के दौरान अपने को प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, और इनकी स्थिति क्या क्या होती है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं क्या, अभिकारक। अभिकारक की डेफिनेशन की बात करें हम, अभिकारक की डेफिनेशन की बात करें तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अगर ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया होती, नहीं होती। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। या फिर अब हम यह भी बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जिन पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, या जिन पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अब छोटी सी बात देखो, मैंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। ये दोनों क्या है, अभिकारक। हो गया। अब नेक्स्ट अपन लिखते हैं उत्पाद। उत्पाद की डेफिनेशन की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। देखो, रासायनिक, अब नेक्स्ट अपन हम देखते हैं उत्पाद की डेफिनेशन, उत्पाद की परिभाषा। तो उत्पाद के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त नया पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया से बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अब आपको खुद को भी समझ में आ गया होगा कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्रिया कर रहे थे तो नया पदार्थ क्या बन रहा था अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे क्या बोल देंगे अपन, नए पदार्थ को उत्पाद। हो गया। अब एक चीज और, अपने पास ये वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है,
बाया हाथ का साइड। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाला पोर्शन RHS, राइट हैंड साइड, दाहिना हाथ साइड। तो यहां पर जब हम अभिकारक या फिर उत्पाद की स्थिति की बात करें, अभिकारक और उत्पाद की स्थिति की बात करें, तो एरो के निशान से LHS में अभिकारक लिखा जाता है और RHS में उत्पाद लिखा जाता है। तो देखो, एरो के निशान से LH में अभिकारक, LHS में अभिकारक और RHS में उत्पाद होते हैं। अब इसके अलावा ये जो तीर का निशान है बीच में, ये अपने को क्या दिखाता है? ये तीर का निशान इधर जा रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया इधर गतिमान है, यानी Mg और O मिलकर MgO बना रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की दिशा हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की ओर जाती है। तो यहाँ तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अब देखो, अपने पास अभिकारक एक से अधिक थे, तो उनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया? प्लस का निशान लगा दिया। और उत्पाद तो अपने पास एक ही था, अगर दो होते तो इधर भी अपन प्लस का निशान लगाते। तो क्या लिखेंगे हम? अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक होने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। स्क्रीनशॉट लो इतने का, और बाकी नेक्स्ट अपन रासायनिक समीकरण का लिखना देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में रासायनिक समीकरण का लिखना, और उससे आगे हम देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है, और रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, आप आराम से कोई भी डाउट वगैरह हो पूछ सकते हो।